हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर सेक पोल साइंस पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हर बार पेपर में देखा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि प्रतिदर्श से आप क्या समझते हैं तथा उसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 2 प्रतिदर्श सैंपल से लिया गया है। तो चलिए जानते हैं प्रतिदर्श क्या होता है। ठीक है, प्रतिदर्श उस जनसंख्या का एक उप समूचय या सबसेट होता है जो पूरे वर्ग को निरूपित करता है। अब देखिए, हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, जाति, धर्म, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, बहुत सारे मतलब प्रकार के लोग रहते हैं। मान लीजिए हमारी जनसंख्या है, अब हमें अपनी इस जनसंख्या क्या करना है, सर्वेक्षण करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा भाग लेंगे, अब इस छोटे से भाग के अंदर हम किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष व्यक्ति को स्थान नहीं देंगे। हम सभी चीज़ों में से, ठीक है, हर क्षेत्रों में से कुछ लोगों को लेंगे और उनका सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हिंदू हो गए, हिंदू में से हमने कुछ लोगों को ले लिया, मुस्लिम में से कुछ लोगों को ले लिया, कुछ लोगों को सिख में से ले लिया, कुछ लोगों को ईसाइयों में से ले लिया। ठीक है, और कुछ महिलाएं ले ली, कुछ पुरुष ले लिए, कुछ बालक या बालिकाएं ले ली, कुछ वृद्ध लोग ले लिए। ठीक है, कुछ रोजगार, जिनके पास रोजगार है वो लोग ले लिए, कुछ जिनके पास रोजगार नहीं है वो लोग ले लिए, कुछ एजुकेटेड पर्सन ले लिए, कुछ अनएजुकेटेड पर्सन ले लिए। मतलब जितने भी लोग हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा करके सबका हम क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, जो क्या करेगा, हमारी इस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। याद रखना, किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति का हम सर्वेक्षण नहीं करेंगे। हमारी जनसंख्या में जितने भी क्षेत्र है, ठीक है, जितने भी लोग हैं, हर क्षेत्र में से हम थोड़ा थोड़ा करके सबका सर्वेक्षण करेंगे, जो हमारी जनसंख्या का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श कहेंगे। और जो हमने ये सब कुछ लिया ना, इसी को हम सबसेट बोलेंगे। ठीक है, सबसेट बोलेंगे। अब देखिए, क्योंकि जनसंख्या इतनी वृहत होती है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा सभी जनसंख्या का सर्वेक्षण करना असंभव होता है, इसलिए जनसंख्या में से सावधानी के साथ एक ऐसा लघु प्रतिदर्श लिया जाता है जो कि पूरी जनसंख्या को निरूपित करता है। ठीक है, अच्छी तरह से चुने गए प्रतिदर्श से उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि हमने अच्छी तरीके से सैंपल को कलेक्ट करा, हर क्षेत्र में से, हर तबके में से लोगों को लिया, तो उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा, उत्तम परिणाम होगा। पूरी जनसंख्या के एक छोटे से हिस्से को निकालना जो उस पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हो, उसे हम प्रतिदर्श कहेंगे। पूरी जनसंख्या है, अब इस जनसंख्या में से हम एक छोटे से भाग को निकालेंगे, जो क्या करेगी, जो इस पूरी जनसंख्या का क्या करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श, सैंपल बोलेंगे। ठीक है, और जो ये प्रक्रिया है, इन प्रक्रिया को हम सैंपलिंग बोलेंगे। ठीक है, अब इस छोटे से भाग के अंदर भी सब लोग आएंगे, हर क्षेत्र के लोग आएंगे, तभी हमारा प्रतिदर्श तैयार हो पाएगा। इस छोटे से भाग में हम किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष व्यक्ति को स्थान नहीं देंगे, सब लोगों को स्थान देंगे, सब लोगों का सर्वेक्षण करेंगे, तभी हम उसको प्रतिदर्श कहेंगे। अब एक उदाहरण ले लीजिए, जब हम बीमार पड़ते हैं और हमारी बीमारी क्या होती है, समझ में नहीं आती, तो उस समय हमारी बॉडी में से ब्लड के कुछ कतरे लिए जाते हैं, जो हमारी बॉडी का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करके हमारी बीमारी को प्रदर्शित करता है। अब इसके अंतर्गत हमने अपनी पूरी बॉडी का ब्लड लिया, नहीं लिया, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो हम जीवित नहीं रहते। ठीक उसी प्रकार से हम पूरी जनसंख्या का सर्वेक्षण नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके एक छोटे से भाग का सर्वेक्षण करते हैं, जो उस जनसंख्या का क्या करती है, निरूपण करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, हम क्या हुए, हम बीमार हुए, हमें हमारी बीमारी समझ में नहीं आई, तो डॉक्टर ने क्या करा, हमारे ब्लड के कुछ सैंपल लिया और उस सैंपल के द्वारा हमारी बॉडी का क्या करा, प्रतिनिधित्व करके हमारा रिजल्ट क्या दिया कि आपको ये बीमारी है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जनसंख्या का हम पूरी जनसंख्या का सर्वेक्षण नहीं कर सकते, उसका एक छोटा से भाग का सर्वेक्षण करके हम उस पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करके अपना रिजल्ट तैयार करते हैं। अब आगे देखिए, एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। घर में चावल बनते हैं, ठीक है, चावल बनते हैं, तो चावल कच्चे हैं या पक गए,
इसका पता हम क्या पूरे चावल के दानों को दबाकर लगाते हैं? नहीं, 2-4 दाने लिए हमने, उसको दबाया, अगर वो मतलब दबा नहीं तो कच्चा है और दब गया, अच्छे से गल गया तो क्या है, वो पक गया। अब हमने इसमें ऐसा तो नहीं करा कि पूरी हंडिया ली और हंडिया में से सारे चावल निकाल दिए और चावल को एक एक करके दबाए, क्योंकि ऐसा करना भी असंभव है। ठीक है, ये तो चावल का एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन अगर हम 140 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए हम जो नमूना तैयार करते हैं, इस नमूने के अंदर हम 2-3 चावल, ठीक है, कुछ लोगों को ही लेते हैं, जो क्या करेगा, हमारे पूरे चावल का प्रतिनिधित्व करेगा। अब इसकी विधियों की बात करें हम, तो इसकी 2 विधियां होती है, प्रायिकता और अप्रायिकता। इनके अंदर भी विधियां होती है। अब देखिए, प्रायिकता क्या होती है? संभाव्य प्रतिचयन। प्रायिकता प्रतिचयन को संभाव्य प्रतिदर्श भी कहते हैं। ठीक है, चुनाव की वह विधि है जिसमें जनसंख्या की सभी इकाइयों को चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है। ये कैसी विधि है? इसके अंदर ना जनसंख्या में से सभी को समान अवसर मिलता है। ये नहीं कि किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष व्यक्ति को अवसर दिया जाता है, किसी को भी मिल सकता है इसमें। संभाव्य प्रतिदर्श का ये लाभ है कि इसमें जो प्रतिदर्श त्रुटि है उसका परिकलित की जा सकती है। अब देखते हैं आगे। पहली विधि क्या है इसकी? यादृच्छिक प्रतिदर्श या रैंडम सैंपलिंग। इस प्रतिदर्श विधि में जनसंख्या में आइटम के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना और संभावित संभावना होती है, समान और संभावित संभावना होती है। ठीक है, रैंडम प्रतिदर्श कुल आबादी से डेटा एकत्रित करने का सबसे सरल तरीका है। वस्तु का चयन पूरी तरह से संभावना पर रहता है, इसलिए हम इस विधि को मेथड ऑफ चांस सिलेक्शन भी कहते हैं। अब देखिए, अतः प्रतिदर्श में हम बिना सोच विचार के किसी से भी सैंपल लेते हैं और इस प्रतिदर्श विधि में पैसे भी बहुत कम खर्च होते हैं। अब देखिए, आपको मुझे पता है ऊपर का कुछ समझ में नहीं आया होगा, बट सिंपल सा कहूँ तो किसी को भी पकड़ लिया हमने, हम गए और सर्वेक्षण के लिए हमने किसी को भी पकड़ लिया और उसका हमने क्या करा, सर्वेक्षण कर लिया। मतलब समान अवसर मिलता है, कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें पक्षपात होता है। हमने अचानक से किसी को भी ले लिया। अब इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे हम। मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर क्या है, 10 लिफाफे हैं और 10 में से 3 में 100 रुपए, 10 लिफाफों में से 3 में 100 रुपए, 3 में 50 रुपए तथा 5 में 10 रुपए रखे गए हैं और लिफाफों को बंद कर दिया गया है। अब हम उसमें से एक लिफाफा निकाल लेंगे और संभावना है कि हमारे पास 100 रुपए आ जाए और इसकी भी संभावना है कि हमें 10 रुपए मिले। इसमें सभी को समान अवसर प्राप्त हुआ, अतः इसे हम रैंडम सैंपलिंग कहेंगे। एक लिफाफा है, उस लिफाफे के अंदर अलग अलग रकम रखी गई है। ठीक है, हमें नहीं पता किसके अंदर कितने पैसे हैं। ठीक है, कितने पैसे रखे गए। हमने क्या करा, हाथ डाला, आंख बंद करा, आंख बंद करके हमने कोई सा भी लिफाफा निकाल लिया। मान लीजिए मैंने ये लिफाफा निकाल लिया। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें 10 रुपए मिले मुझे। हो सकता था मैं इस लिफाफे को चुनती। ठीक है, तो क्या होता, मुझे 100 रुपए मिल जाते। तो इसमें मेरी तरफ से कोई पक्षपात नहीं किया गया है। ठीक है, जोन सा मेरा हाथ में आया मैंने उसको निकाल लिया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ताश की गड्डी है और उसमें से मैंने कोई एक ताश का पत्ता निकाला। ठीक है, मतलब आपको ताश दिखाया और दिखाने के बाद उसमें से मैंने कोई पत्ता निकाला, तो मान लीजिए मेरा के आया। दूसरी बार मैंने निकाला तो एम आया। अब इसमें यह भी हो सकता था, देखिए दोनों को बराबर संभावना ही मिली है। ठीक है, हो सकता था अगली बार ओ आए, हो सकता था अगली बार क्यू आए। ठीक है, तो इसको हम रैंडम सैंपलिंग कहेंगे। बिना सोचे समझे आंख बंद करके हम किसी का भी सर्वेक्षण करते हैं। हमारी तरफ से कोई पक्षपात नहीं होता, क्योंकि हम उस बंदे को जानते नहीं हैं। ठीक है, तो इसको लॉटरी पद्धति भी कहते हैं, कि लॉटरी में अचानक से ये नंबर आ गया ना, हो सकता था लॉटरी के बजाय कुछ और नंबर आ जाता उसमें। ठीक है, तो आई होप आपको रैंडम सैंपलिंग समझ में आया होगा कि अचानक से आंख बंद करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी का भी सर्वेक्षण कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा है व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिदर्श। इसमें क्या होता है, व्यवस्थित प्रतिदर्श को संभाव्यता प्रतिदर्श की एक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें एक शोधकर्ता एक यादृच्छिक प्रारंभिक बिंदु और एक नमूना अंतराल चुनता है।
जिसके साथ लक्षित आबादी से प्रतिदर्श समूह का चयन किया जाता है। अब ये भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत हार्ड लैंग्वेज है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। एक शोधकर्ता को कुल आबादी 500 में से 50 विद्यार्थियों का नमूना लेना है। मान लीजिए कुल आबादी कितनी है 500 और इसमें से इसको कितने का नमूना तैयार करना है 50 विद्यार्थी का नमूना तैयार करना है। ठीक है, पहले शोधकर्ता क्या करेगा 500 विद्यार्थियों को व्यवस्थित करेगा। ठीक है, क्या करेगा व्यवस्थित करेगा। फिर पहली लाइन मान लीजिए इसने 500 विद्यार्थियों को अलग अलग लाइन में रखा। हर लाइन में इसने क्या करा 100 बंदे रख दिए। 5 लाइन हो गई, 100 इसमें 100 इसमें और 100 इसमें रख दिए। अब वो क्या करेगा पहली लाइन में से यादृच्छिक रूप से मतलब रैंडमली किसी को भी उठाएगा। ठीक है, रैंडमली किसी को भी उठाया। अब इसमें भी इसका कोई पक्षपात नहीं था कि किसी व्यक्ति को ये जानता है और उसने उठा दिया, ऐसा नहीं है। वो किसी को नहीं जानता, उसने अचानक से किसी भी एक विद्यार्थी को उठा दिया। मान लीजिए वो नंबर 8वें नंबर पर था कि विद्यार्थी को उठाया तथा अवधि अंतराल के बाद दूसरी लाइन में वो क्या करेगा 18वें नंबर पे से उठाएगा। ठीक है, कितने नंबर पे से उठाएगा 18वें, इसमें 18वें, फिर इसमें 28वें और इसमें 48वें और इसमें क्या करेगा 58 नहीं आएगा 48 तक आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 5 लाइन नहीं बनाएंगे, इसमें हम 10-10 की लाइन बनाएंगे। ठीक है, 10-10 की लाइन बनाएंगे। 10 मतलब 10-10 विद्यार्थियों की लाइन बनाएंगे हम। ठीक है, अब 10 विद्यार्थियों की लाइन बनेगी तो 50 लाइन हमारे सामने आएंगे और 50 लाइनों में से वो एक एक करके उठाएगा। ठीक है, 58 को उठाया, फिर 68 को उठाएगा, फिर 78 को उठाएगा, फिर 88, फिर 98 और 108, फिर 118, 128, 138, 138, 148 ऐसा करके वो उठाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे व्यवस्थित यादृच्छिक प्रणाली। नेक्स्ट, और वह अपने 25 सैंपल लेगा, इसी को हम व्यवस्थित प्रतिदर्श कहेंगे। 25 यहाँ पर 50 आएगा। तो देखिए आगे स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श। इसमें क्या होता है स्त्रीकृत नमूनाकरण एक प्रकार का नमूनाकरण तरीका है जिसमें नमूनाकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल जनसंख्या को छोटे समूहों या स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। जनसंख्या डेटा में कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर स्तर बनते हैं। अब इसको भी हम उदाहरण के साथ समझेंगे। शोधकर्ता को 1000 विद्यार्थियों में से 100 का क्या करना है नमूना निकालना है। मान लीजिए कुल आबादी हमारी कितनी है 1000 और 1000 में से हम 100 का क्या करेंगे नमूना निकालेंगे। पहले वो उन विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करेगा। मान लीजिए 1000 विद्यार्थियों में से 500 विद्यार्थी साइंस के हैं, 300 विद्यार्थी कॉमर्स के हैं और 200 विद्यार्थी क्या हैं आर्ट्स के हैं। अब हमें तो 100 विद्यार्थियों का नमूना लेना है, तो अब हम क्या करेंगे साइंस के विद्यार्थियों में से 50 ले लेंगे, ठीक है, और कॉमर्स के विद्यार्थियों में से 30 ले लेंगे और आर्ट्स के विद्यार्थियों में से 2 ले लेंगे। अब वे इन विद्यार्थियों का सर्वेक्षण करके नमूना तैयार करेगा, इसे हम स्त्रीकृत प्रतिदर्श कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले वाला व्यवस्थित था कि सबको एक लाइन में व्यवस्थित करेगा और उसके बाद लेगा, और इसमें क्या करता है वो समूहों में बांट देता है किसी विशेष आधार पर। ठीक है, विशेष आधार यहाँ पर क्या था सब्जेक्ट्स थे कि आपके पास कौन सा है। किसी के पास साइंस थे, साइंस वाले विद्यार्थियों को साइंस वाले विद्यार्थियों में से 50 ले लिए उसने। ठीक है, इसमें भी हम रैंडम तरीके से लेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्लस्टर प्रतिदर्श। इसके अनुसार समग्र में से बहुत से समूह में विभाजित करके इनमें से केवल कुछ समूह का निर्देश लेकर उनको तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब जनसंख्या या एरिया का आकार बहुत बड़ा होता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है जब जनसंख्या या एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है इसका आकार। अब उदाहरण से समझेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का पर्यावरण के विषय में जानकारी लेनी है। 91 में से 20 विश्वविद्यालयों को रैंडमली चुन लेते हैं
अब इस 20 विश्वविद्यालय में से हम विद्यार्थी को किसी आधार पर समूह निकालेंगे, ठीक है, किसी आधार पर विद्यार्थियों का समूह बनाएंगे। मान लीजिए BA, BCom और BSc के आधार पर हमने विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के उपसमूह बना दिए। अब हम इनका नमूनाकरण एकत्रित करेंगे और उससे हम क्लस्टर या गुच्छ प्रतिदर्श कहेंगे, ठीक है। मतलब अब देखिए BSc के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, BA के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं और BCom के अंदर भी क्या है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या है, ये खुद अपना आप में क्लस्टर है, अपना आप में एक गुच्छ है। अब इन्हों के अंदर से हम क्या करेंगे, नमूना तैयार करेंगे। अब देख लेते हैं हम अप्रायिकता प्रतिदर्श। गैर संभाव्यता नमूनाकरण में जनसंख्या के सभी सदस्यों को अध्ययन भाग लेने का मौका नहीं मिलता। इसमें सभी सदस्यों को भाग लेने का मौका नहीं मिलता। यह विधि गैर यादृच्छिक चयन मानदंड पर आधारित है, ठीक है। अप्रायिकता प्रतिदर्श के अंदर शोधकर्ता नमूना तैयार करने में पक्षपात करता है। इसके अंतर्गत समान संभावना नहीं होती। इसमें शोधकर्ता अपने ज्ञान और विश्वसनीय के आधार पर विशुद्ध रूप से नमूना चुनता है। पहला आ जाएगा इसमें कोटा प्रतिदर्श। इसमें भी देखिए जो स्त्रीकृत था ना, उसी के आधार पर। कोटा प्रतिदर्श में जनसंख्या का स्त्रीकरण उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से स्त्रीकृत यादृच्छिक का। पर इस विधि में क्या होता है, जो शोधकर्ता होता है वो इकाइयों का चयन अपने विवेक से करता है, ठीक है। इसमें कोई यादृच्छिक रूप से नहीं करता, रैंडमली नहीं करता। इसमें जिसको वो जानता है उसका भी सर्वेक्षण कर सकता है, या पहले वो पूछ सकता है किसी से कि ये व्यक्ति कैसा है या ये व्यक्ति कैसा है, सबके बारे में जानकारी लेकर और क्या करे, अपना कोटा तैयार करे, अपना नमूना तैयार करे कोटा के आधार पर। अब मान लीजिए एक विद्यालय का हमें सर्वेक्षण करना है और उस विद्यालय में कितने लोग हैं, 10 विद्यालय नहीं, एक कक्षा का हमें सर्वेक्षण करना है। उस कक्षा में कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, ठीक है, 50 लोग हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले ही जो शोधकर्ता होगा वो क्या करेगा, वो लोगों से पूछ लेगा कि इस विद्यालय में कौन कौन सा विद्यार्थी जो अच्छे से पढ़ता है। अब वो करेगा, उठा लेगा, है ना, जो जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते हैं वो उठा लेगा। तो क्या वो विद्यार्थी पूरी कक्षा का प्रतिनिधित्व करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी को हम कोटा बोलते हैं, ठीक है, कोटा प्रतिदर्श। आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है वो तो रह गए, है ना, क्योंकि इसने अपने विवेक से यहाँ पर सर्वेक्षण किया। दूसरा आ जाएगा हिमगेंद। इसका प्रयोग शोधकर्ता उस परिस्थिति में करता है जब वे व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें किसी सीमित समूह या संगठन में सभी सदस्यों को अपने अपने दोस्तों एवं साथियों की पहचान करने को कहा जाता है और प्रकार से शोधकर्ताओं के समक्ष परिचितों का एक समूह उभरकर सामने आता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को ये बताना अनिवार्य होता है कि वे संबंधित जानकारी सूचना कहाँ से प्राप्त हुई है। मान लीजिए इसको देखिए हिमकुंड क्यों कहा गया। अब हम जब पहाड़ियों पर जाते हैं बर्फ के जगहों पर, तो मान लीजिए हमने ये क्या करा, एक बर्फ का टुकड़ा गोला बनाकर फेंक दिया। अब वो गोला धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यहाँ पर गया और बड़ा, यहाँ पर गया और बड़ा, यहाँ पर गया और बड़ा। अब इसी का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें डाकियों का सर्वेक्षण करना है कि हमारे क्षेत्र में कितने डाके हैं। तो ये बंदा है, ये डाक है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये शोध करता है और इसको डाकिये का सर्वेक्षण करना है। ये एक डाकिये के पास गया, क्या कहाँ गया, एक डाकिये के पास गया। अब इससे बोला तुम जिन जिन डाकियों को जानते हो उनको बताओ, ठीक है। ये इसने 2 कलेक्ट करे, इसने क्या करे, 2 डाकिये ढूंढे जिसको ये जानता है। अब ये दोनों क्या करेंगे, 2-2 और ढूंढेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, 2-2 और ढूंढेंगे। तो ऐसे क्या होगा, धीरे 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 करके हिमगेंद की तरह ये भी बढ़ता जाएगा, इसीलिए इसको हिमगेंद कहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो ना, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेना बस इसको। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना।